फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में 9th क्लास के ग्रेविटेशन चैप्टर को समझेंगे पूरा अच्छी तरीके से कि ग्रेविटेशन क्या होता है और ग्रेविटेशन कहाँ कहाँ लगता है, ग्रेविटेशन क्यों पैदा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या है? पहले तो व्हाट इज ग्रेविटेशन? व्हाट इज ग्रेविटेशन? तो इस ग्रेविटेशन को समझने से पहले हम ये ग्रेविटेशन क्या है, जो ग्रेविटेशन की हम बात करते हैं, ये हमारे प्लेनेटरी मोशंस जो हो रहे हैं या जितने भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं अराउंड द सन, ये गैलेक्सी फिनोमेना है। ये फिनोमेना हर एक प्लेनेट में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे समझें, ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो कैसे क्या होता है वो तो देख सकते हैं आप ये पेन मेरे हाथ में है और इस पेन को अगर हम गिराएंगे, छोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, नीचे गिर जाता है। देखिए, पेन हम गिरा रहे हैं और इसको छोड़ेंगे, कहाँ होगा, नीचे आ रहा है। अब दूसरी चीज़ उठा लेते हैं, ये एक पेंसिल सेल है, ये पेंसिल सेल है, हम छोड़ेंगे क्या होगा, गिर जाएगी हाथ में। इसी तरीके से ये पेंसिल सेल है, हम उसको गिराएंगे, ये ऐसे गिर जाएगी, नीचे ही आती, हर चीज़ नीचे आती है। अब हमारे न्यूटन भाई साहब थे, उनको ये चीज़ दिखाई दी, उनको ये चीज़ दिखाई दी, उन्होंने कह दिया भैया ये फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अर्थ खींच रही है। कौन लगा रहा है फोर्स? अर्थ लगा रही है। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। तो भाई ये अर्थ केवल नहीं लगा रही है, इस अर्थ के ऊपर कौन लगा रहा है? सन लगा रहा है। सन के ऊपर कौन लगा रहा है? कोई उससे बड़ी कोई ऑब्जेक्ट कोई होगी, सन से बड़ा कोई सन होगा, वो लगा रहा होगा। उस पे कौन लगा रहा है? उसके उससे बड़ा सन लगा रहा होगा। तो इसलिए जो उसका मास ज्यादा है वो दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगाती है। अगर एक चाचा चौधरी हैं, दूसरे साबू हैं, तो साबू का मास तो बहुत ज्यादा होता है, पढ़ा होगा आपने। तो साबू क्या कर रहा होगा, चाचा चौधरी के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी हम बताएंगे। चाहे छोटा बड़े पे देखे, चाहे बड़ा छोटे पे देखे, दोनों बराबर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि फोर्स किसी एक के मास पे डिपेंड नहीं करता। ये फोर्स किसी एक के मास पर डिपेंड नहीं करता है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम अर्थ और अपने बीच में देखेंगे तो हमारा मास भी लगेगा और अर्थ का मास भी लगेगा। अगर हम अर्थ और सन के बीच में देखेंगे तो अर्थ का मास भी होगा और सन का मास भी होगा। अगर हम अर्थ और मून के लिए देखेंगे तो अर्थ का मास भी होगा, मून का मास भी होगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मेरे मास की वजह से किसी दूसरे के ऊपर ज़्यादा ये फोर्स लगेगा, पहली चीज़। तो क्या होता है कि अगर हम इसकी बात करें तो अर्थ क्या करती है, अगर हम इसको अर्थ के रेफरेंस में पढ़ें तो यहाँ पर अर्थ है ये, इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट हम रख दें, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें, तो अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा। ध्यान रखिए, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, कोई अकेले एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाती है। ठीक है, पहली चीज समझते हैं कि क्या होगा, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाएगी वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाएगी। तो अब आप ये कह सकते हो कि सर ये हमने ऑब्जेक्ट छोड़ी तो ये अर्थ की तरफ क्यों गई, अर्थ इसकी तरफ आ जाता, ये भी तो हो सकता है। बात समझ रहे हैं भाई? हमने ये ऑब्जेक्ट पकड़ी तो अर्थ को उठ के यहां तक आ जाना चाहिए, हो सकता है ना? कैसे हो सकता है?
अर्थ का मास इतना है, उतना काम करने के लिए फोर्स उसके लिए कम है। वो आप समझिए, ये ऑब्जेक्ट और उसके बीच में फोर्स बराबर है, चाहे ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर लगाए या अर्थ इसके ऊपर लगाए, फोर्स बराबर है। तो मास कम किसका है? इस ऑब्जेक्ट का है ना। तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रही होगी? ये ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कहाँ होगा? अर्थ की तरफ होगा। ये अर्थ को खींच के ऊपर नहीं ले आएगी, समझिएगा। ये बड़ा को टीचर ये नहीं समझाता, यही सब कहते सब नीचे जाती नीचे जाती। भाई अगर ये अर्थ सन के रेफरेंस में देखी जाए, तो अगर ये हमारी अर्थ क्या हो, रोटेशन बंद कर दे और सर्कुलर मोशन कम बंद कर दे, तो भाई से भी सन की तरफ खींच के चली जाएगी। आप समझ लीजिए, ये किसकी तरफ मूवमेंट करने लगेगी? अर्थ की तरफ, सन की तरफ मूवमेंट करेगी, क्योंकि फोर्स सन का मास बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारी अर्थ भी घूम रही है, अपने रोटेशन पे भी घूम रही है, अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और उसके चारों ओर घूम रही है। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? तो इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि सपोज ये हमारे पास एक हैंड फ्री है। इस हैंड फ्री में देखिए ये दो डोर बंधी हुई हैं, ठीक है। अगर हम इसको घुमाना चालू करें ऐसे ऐसे करके, तो ये खिंचाव आपको कहाँ महसूस होगा? कहाँ महसूस हो रहा होगा? आपकी थंब और फिंगर के एंड पे, मतलब कहाँ पे? इस पॉइंट पे आपको ये महसूस होगा कि यहाँ पे खिंचाव हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पर खिंचाव हो रहा है, आपको ये समझ में आएगा। या दूसरा का चीज ले सकते हैं आप, एक थ्रेड में, एक डोर में एक बड़ा सा कंकड़ बांध लीजिए और उसको घुमाना चालू करिए ऐसे ऐसे करके। तो आपको क्या लगेगा? आपके इस पॉइंट पे जहां पे थ्रेड बंधी होगी या थ्रेड होगी, जहां पकड़े हुए ग्रिप करे होगे, उस पॉइंट पे आपको क्या होगा? प्रेशर महसूस होगा। और प्रेशर कब हो सकता है? जब फोर्स हो। प्रेशर कब हो सकता है? जब फोर्स हो। तो इसका मतलब जो बाहर चीज घूम रही है वो बाहर की तरफ खींच रही ना, और सन कहां खींच रहा था? अंदर की तरफ। तो जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन सन के अराउंड है, वो अपने इस फोर्स की वजह से बाहर जा रही है, अपने इस मूवमेंट की वजह से बाहर जा रही है, और सन की वजह से अंदर आ रही है। तो दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो अर्थ रुकी हुई है। दोनों फोर्स इक्वल हैं तो अर्थ रुकी हुई है। अगर इसमें से एक फोर्स भी खत्म हो जाए तो अर्थ अंतरिक्ष में गायब हो जाएगी। कहां चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, एक उसके रोटेशन की वजह से एक्सटर्नली आउटवर्ड। मतलब अगर हम इस सन को देखें, ये सन हमारा ऐसे, अर्थ ऐसे मूवमेंट कर रही है और सन यहां पर है हमारे पास। ये सन बहुत बड़ा होता है, ये कुछ सन ऐसा है, ठीक है। सन बहुत बड़ा है, तो ये अर्थ को कहां खींच रहा है? यहां खींच रहा है। और अर्थ क्या कर रही है? ये ऐसे मूवमेंट कर रही है इस तरह से। तो एक सर्कुलर पाथ है, इसको हम इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। लेकिन ये क्या है? हम इसमें सेंटीपिटल फोर्स लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, दो तरह के फोर्स लगते हैं। तो रोटेशन की वजह से इसका फोर्स कहां पे है? ये क्या है? सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये है इसका सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगे सेंटीपिटल, सेंटर से बाहर की तरफ लगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। ये फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो हमारी अर्थ ऐसे घूमती है, करोड़ों साल से घूम रही है। घूम रही कि नहीं घूम रही? करोड़ों साल से घूम रही है, और ये मूवमेंट चलता रहेगा। कुछ एक्सपेंशन की बात भी होती है, लेकिन वो एक्सपेंशन की थ्योरी हम आपको अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी आपको ज़रूरत भी नहीं है। फिर किसी टॉपिक पे हम आगे जब वीडियो बनाएंगे तो हम इस पार्ट को कवर करेंगे कि क्यों एक्सपेंशन हो रहा है। इसको समझने के लिए हम आपको बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। कि तो ये एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, इसका भी कारण है, बहुत सिंपल कारण है। देखिए उसको समझते हैं क्यों हो रहा है एक्सपेंशन। बहुत सारे फिनोमेना लोग बताते रहते हैं
लेकिन एक बड़ा सिंपल फिनोमेना है, डिके इन मास ऑफ सन। ये सबसे बड़ा रीजन है, समझ लीजिए, कि हमको सन क्या कर रहा है, कंटिन्यू बर्न होके न्यूक्लियर रिएक्शन करके हमको एनर्जी दे रहा है। हमको डेली धूप मिलती है ना, हीट मिलती है ना, तो ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये हमको एनर्जी दे रहा है। और ये एनर्जी जो बच्चों है क्या होती है, ये एनर्जी कहां से निकल रही है, वो निकल रही है इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर से। किससे निकल रही, डेल्टा एम, मतलब इसको बोल रहे हैं डिके इन मास। इसको क्या बोलते हैं, डिके इन मास। और ये एनर्जी हमारे तक पहुंचती है हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, ये हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी, आपको मास कम हो रहा है, मास कम हो रहा है तो फोर्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, m इंटू ए। अब ये कम हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है, मास कम हो रहा है और क्या हो रहा है, और F सेंटीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन r। देखो अगर v बढ़ेगा तो F बढ़ेगा। ये सेंटीपिटल फोर्स है जो बाहर लग रहा है, ये सेंटीपिटल फोर्स है, m कम हो रहा है ना, समझिए m कम हो रहा है। ठीक है, मास कम हो रहा है, तो ये फोर्स क्या होगा, अर्थ का मास कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, अर्थ का मास कम नहीं हो रहा है, तो ये m कांस्टेंट है। v अर्थ की वेलोसिटी है, बढ़ भी सकती घट भी सकती है, लेकिन इसमें चेंजेस बहुत कम होते हैं। तो क्या मेंटेन होगा, r। इस फोर्स को कम करने के लिए क्या होगा, r बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, r बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स तो बैलेंस बनाना है ना, तो r क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये जो r बढ़ रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ ऑर्बिट। इसी को क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ ऑर्बिट। और यही मेन कॉज है सन के डिके होने की वजह से हमारी अर्थ सन से थोड़ा दूर जा रही है। ठीक है, लेकिन ये दूरी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है कि जिससे हम बहुत भयभीत हों, क्योंकि ऐसा होने में करोड़ों साल लगने हैं। ठीक है, तो अभी आप 2-4 नहीं, सैकड़ों जन्म लेके मर लेंगे तब भी सन खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, तब तक सब कोई अपना अपना आर्टिफिशियल सन बना लेगा। चाइना बना रहा है, ऑलमोस्ट किनारे है, लेकिन सुनने में आया वो ध्वस्त हो गया, लेकिन फिर से कोई ट्राई करेगा, कोई ना कोई बना लेगा, और हमें उम्मीद है हमारे देश के साइंटिस्ट इस काम को पहले करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज तो हमने आपको बताई, ग्रेविटेशन लगता क्यों है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो ये फोर्स जनरेट होता है दो बॉडी के बीच में। क्या होता है, अब हम बताते हैं क्या है ये। क्या है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। क्या है ये, क्या है, एक फोर्स है। क्या है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, और लगता किसमें है, बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में लगता है। और कैसी होनी चाहिए, हैविंग मास। अगर मास नहीं है तो लगेगा भी नहीं भैया। तो जो भूत प्रेत की परिकल्पना है वो इसीलिए वो फट से गायब हो जाते हैं। क्यों ऐसा, मतलब मैं तो एक कहते हैं जो मिथ है, उस मिथ की बात बता रहे हैं, क्योंकि भूत प्रेत में क्या होता, मांस होता नहीं है। तो मांस नहीं होता है तो क्या होगा, ग्रेविटेशन काम नहीं करेगा, और ग्रेविटेशन काम नहीं करेगा तो जहां चाहेंगे वहां घूम लेंगे भाई। हाँ, तो समझ लो, ये साइंस के नजरिए से देखें तो ऐसा है। और जो इन भूत प्रेत की बात करता है तो ये भी एनर्जी है। एक थ्योरी और जिस पे डिस्कशन चल रहा है, वो थ्योरी ये कहती है कि
अगर कहीं पर कोई x मास रखा हुआ है या m मास रखा हुआ है तो ये मास हटने के बाद भी उसका एपरेंट मास उस जगह से क्या होगा, लगता रहेगा इंफिनिटी टाइम तक, जिसको बोलते हैं एपरेंट मास थ्योरी। ये थ्योरी फिर काम चल रहा है, अगर ये चीज आ गई तो न्यूटन बाबू गायब। ठीक है, तो यहां क्या होता है, बिटवीन टू बॉडीज ये फोर्स काम करता है और ये फोर्स केवल अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये फोर्स केवल क्या होता है, अट्रैक्शन होता है बच्चों। ये फोर्स केवल क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब अट्रैक्शन फोर्स है और हम वर्ड यूज कर रहे हैं ओनली अट्रैक्शन, वर्ड यूज कर रहे हैं ओनली अट्रैक्शन, मतलब दो बॉडियों के बीच में रिपल्शन नहीं होता है, दो बॉडियों के बीच में रिपल्शन नहीं होता है। लड़ाई तो होती है, हाँ, तो लड़ाई होना है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, लड़ाई अलग चीज है और क्या है, उनके बीच में रिपल्शन होना अलग चीज है। ठीक, तो अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब जब हम इस बात को समझ गए कि फोर्स है तो उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। याद करना ही पड़ेगा भैया इनको। ठीक है, इनकी क्या होगी, न्यूटन होगी यूनिट। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एन से करेंगे। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स। अब बात करेंगे अमाउंट ऑफ फोर्स, ये कितना होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये फोर्स कितना होता है, इसकी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर एक बॉडी ये है जिसका कैपिटल एम मास है और एक बॉडी ये है जिसका स्मॉल एम मास है, यहां पे हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हम ये आपको नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो मास दोनों है, हम कोई भी मान सकते हैं, किसी को बड़ा मान लें किसी को छोटा मान लें। इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हमने मान ली स्मॉल आर। क्या मान ली, स्मॉल आर। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ये क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है इनके मास के मल्टीप्लिकेशन पे। अभी हमने आपको बताया कि किसी एक बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा, बताया ना, दोनों के मास कंसीडर हो रहे हैं। ठीक है, चाहे ए बी पे लगाए चाहे बी ए पे लगाए। तो ये जो फोर्स है, ए बी बॉडी है जो, ये इन बॉडी पे फोर्स हम देखेंगे भी, डायरेक्शन क्या होगी इनकी उसको भी बताएंगे। जो एफ जी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है कि ग्रेविटेशन फोर्स में मास जो होता है वो किस लॉ को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को। और यहां पे इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस किसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो बीच की डिस्टेंस फॉलो करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, और मास फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन को। तो ये दोनों चीजें होती हैं। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दी, इसको हमने इक्वेशन सेकेंड बोल दी बच्चों। और एफ जी को दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 and 2 अगर हम इसकी बात करें तो एफ जी प्रोपोर्शनल होता है m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया।
ये दोनों को मिलाने से हमारे पास ये चीज आ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एफ जी के पास एक हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पे इक्वलिटी है। तो इक्वलिटी लाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको कैपिटल जी बोलते हैं, और ये क्या होता है, कैपिटल जी क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बच्चों। और इस जी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वर्ड यूज कर लिया है हमने, यूनिवर्सल। क्या यूज किया है, यूनिवर्सल। तो इस यूनिवर्सल का मतलब क्या है, इस यूनिवर्सल का मतलब है बच्चों कि हम कहीं पर भी इसको यूज करेंगे तो इसका वैल्यू सेम रहेगी। समझे, चाहे हम अर्थ पे इसको कैलकुलेट करें, चाहे सन पे जाके कैलकुलेट करें, चाहे हम मून पे जाके कैलकुलेट करें, चाहे मंगल पे जाके कैलकुलेट करें, किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो इसीलिए इसको यूज किया गया यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको यूज किया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है आपका, और ये होता है आपका फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। और ये हर उस बॉडी पे लगता है जहां पर मास है या जिसमें मास है। अगर मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स जरूर लगेगा। ठीक है, मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स जरूर लगेगा, मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको आप अपनी इच्छा से नहीं लगा सकते, अपनी इच्छा के बगैर नहीं लगा सकते। मतलब आप चाहो तो भी लगेगा आपके ऊपर, नहीं चाहो तो भी लगेगा। ठीक है, तो ये फोर्स विलिंग फोर्स नहीं है कि हमने धक्का दिया तो किसी को धक्का लगेगा। हम धक्का दे ना दें तब भी उस पर लगेगा, और वो धक्का हमें दे ना दे तो भी लगेगा। अब हम इसकी बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं इसी डायग्राम को, देखो जो बना हुआ है, एफ ए टू बी, वो भी कितना होगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। कुछ बदला नहीं, बदला, यही रहेगा। अब एफ बी टू ए अगर देखते हैं तो ये भी कितना होगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जितना फोर्स बी ए पे लगा रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए, ये क्या है, एफ बी ए के ऊपर लगा रहा है, और उतने ही फोर्स एफ क्या लगा रहा है, एफ ए बी लगा रहा है बच्चों। ठीक है, ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब क्या है, एफ ए बी अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ये क्या होगा, एफ बी ए। ठीक है, और अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें, एफ बी ए, ये कैप बना दी, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं और डायरेक्शन बोलते हैं। ये डायरेक्शन इसकी क्या होगी, अपोजिट होगी। क्या होगी, अपोजिट होगी। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोल रहे हैं,
मैग्नीट्यूड और इसको बोल रहे हैं डायरेक्शन। क्या बोल रहे हैं? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ में आई? डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो अब आ गए फिर से वापस हम अपने पॉइंट पे। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? ये कैसा यूनिवर्सल फिनोमेना है। कैसा है? ग्रेविटेशन क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल फिनोमेना है, हर जगह होगा। यूनिवर्सल फिनोमेना है, समझ लीजिए। ये कैसा है? यूनिवर्सल फिनोमेना है, हर जगह काम करेगा। क्लियर? ये एक जगह काम नहीं करेगा, कहीं भी चले जाएं पूरे यूनिवर्स में, हम अर्थ की बात नहीं कर रहे, पूरे यूनिवर्स में ये काम करेगा करेगा। ठीक है? ये दो बॉडियों के बीच में लगता है। किस में लगता है? दो बॉडी के बीच में लगता है जिनके अंदर मास होता है। कितना लगता है? तो वो लगता है उनके मास के मल्टीप्लिकेशन और उनकी बीच की दूरी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? उनके मास के मैग्नीट्यूड पे। उनके मास के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है ना, और उनके बीच की दूरी पे डिपेंड कर रहा है। स्क्वायर टाइम्स इनवर्सली स्क्वायर। तो क्या कह रहा है? मास के मल्टीप्लिकेशन लॉ को फॉलो करता है और डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स का मतलब उल्टा, स्क्वायर मतलब स्क्वायर वैल्यू है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ इसलिए बोला जाता है। और इसमें एक कांस्टेंट यूज होता है जिसको जी बोलते हैं, और इसका क्या होता है? कैपिटल जी बोलते हैं। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया बच्चों। ठीक है? अब बात करते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्या होगा? जरा यूनिट देखो। ये तो इसकी क्या होगी? वैल्यू हो गई जी की। ये क्या हो गया? जी की वैल्यू। अब जी की यूनिट भी दिखाते हैं भाई बच्चों, कैसे निकालते हैं। यूनिट ऑफ जी, इसकी बात करते हैं। तो यूनिट ऑफ जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू GMM/r²। जरा जी को एक तरफ रखिए और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? जी इज इक्वल टू F×r²/m×m। ये हो गया। जरा यूनिट लिखना चालू करिए। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसकी क्या होती है? मीटर। स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन इसकी भी केजी होती, इसकी भी केजी होती, अपॉन केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है? ये हो जाएगी इसकी यूनिट। तो आपको इसमें तीन चीजें क्लियर हो गई कि ग्रेविटेशन फोर्स कितना का क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, और इसमें जो कांस्टेंट आया है उसकी यूनिट की वैल्यू कितनी होती है। तो ये बात क्लियर हुई। इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। एक चीज़ और बताएंगे जिसमें आपको मज़ा आएगी कि हमारी दुनिया में प्लेनेट कैसे चलते हैं, क्या रूल फॉलो करते हैं, उनके लिए क्या नियम कानून है, वो बताएंगे आपको। नोट कर लीजिए बच्चों।
इसमें आता है प्लेनेटरी मोशन। जो हम बात कर रहे हैं वो है प्लेनेटरी मोशन की। और अभी हमने आपको जो ग्रेविटेशन बताया है इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। यूनिवर्सल हमने वर्ड यूज किया है यहाँ पर, इसका मतलब कहाँ? हर जगह। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह, यूनिवर्सल का मतलब हर जगह, हर जगह लगने वाला ये लॉ है। ऐसा नहीं है केवल अर्थ पे लगेगा, मून पे भी लगेगा, सन पे भी लगेगा, मार्स पे भी लगेगा, नेपच्यून पे भी लगेगा, किसी जगह जाएं सब जगह लगेगा। तो इसमें क्या है कि प्लेनेटरी मोशन के बारे में जो हम बात करेंगे कि हमारे वहाँ किस रूल को फॉलो करते हैं। किस रूल का मतलब ये तो हमने बाद में बनाया, लेकिन वो ऐसा पहले से कर रहे हैं। प्लेनेटरी मोशन, प्लेनेटरी का मतलब प्लेनेट्स का, प्लेनेटरी का मतलब क्या है? प्लेनेट का। तो इसको जो सबसे पहले जिसने ये दिया, क्या? कैप्लर्स, कैप्लर्स लॉ। कैप्लर ने इसको दिया, इसलिए उन्हीं के नाम से जानते हैं, कैप्लर्स लॉ। लेकिन बच्चों कैप्लर तो बहुत बाद में आए, बहुत बाद में आए। उसके पहले ही हमें पता था कि अर्थ घूमती कैसे है। हाँ, उसके पहले ही कैप्लर तो अभी 100 साल पहले की बात कर लीजिए। उसके पहले ही हमारे पास, अगर बहुत मतलब एग्जाम्पल एक छोटा सा दें, एक हमारे धर्म में एक हनुमान जी पाए जाते हैं ना, हनुमान जी को जानते होंगे। कहते हैं ना रामचंद्र जी के परम भक्त थे। तो उनकी स्तुति के लिए एक हनुमान चालीसा लिखा गया, जो आज से करीब 5000 साल पहले लिखा होगा। हाँ, तो जो स्थिति में वो लिखा गया है उसमें लिखा एक लाइन है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। इसकी खोज डिस्टेंस की जो करी गई, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, ये जो लाइन है इसमें अपने आप अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को डिकोड जब किया गया तो वही डिस्टेंस निकली, या उससे एक्यूरेट डिस्टेंस निकली जो नासा ने 90 में कैलकुलेट करी। समझ रहे हो? जो नासा ने 90 में कैलकुलेट करी वो हमने कब कैलकुलेट करी थी? आज से 5500 साल पहले। कुछ लोग कहते हैं धरती चपटी हुई है, विशेष धर्म के लोग कहते हैं चपटी हुई है। उनके यहां माना जाता है अर्थ एक तस्तरी है। और हमने तब बताया था अर्थ का नक्शा जो आज लोग बताते हैं, हमने तब नक्शा बनाया था, वो आज लोग बताते हैं। तो क्या है कि मजबूरी है, पढ़ना तो पढ़ ही लीजिए भैया, कैप्लर्स लॉ ने दिया था तो हम मान लेते हैं कैप्लर हम लोग को यही पढ़ाया गया है। तो कैप्लर्स लॉ ने क्या, कैप्लर ने जो नियम दिए थे, तो पहला नियम था, फर्स्ट लॉ था उसका, शेप ऑफ ऑर्बिट। शेप ऑफ ऑर्बिट के लिए दिया था। पहला नियम किसके लिए दिया था? शेप ऑफ ऑर्बिट। तो उसने क्या कहा कि सारे के सारे प्लेनेट सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं। इलिप्टिकल पाथ क्या होता है? एक सर्किल ले लीजिए, एक वायर का सर्किल बना लीजिए, उसको ऊपर से थोड़ा सा दबा दीजिए, जो मिल जाएगा वो क्या होगा? इलिप्टिकल हो जाएगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए, सर्किल आपने ऐसा पढ़ा, ये पढ़ा ना,
अब हमने इसको थोड़ा सा ऊपर से दबा दिया, जब दबाएंगे तो कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो पाथ बन गया है, ये जो, इसको हमने क्या बोला, इलिप्ट। इलिप्ट इसमें दो एक्सेस होते हैं, हिंदी में इसको दीर्घवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। ठीक है, जो दीर्घवृत्त बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं, जो बड़ा वाला एक्सेस होता है, एक्सेस जो होता है लॉन्ग होता है, कैसा होगा, लॉन्ग होगा, इसको बोलेंगे मेजर एक्सेस। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सेस। ठीक है, और जो छोटा वाला होता है, ये क्या है, ये भी एक्सेस है, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये शॉर्ट एक्सेस है, छोटा है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेजर, और इसको क्या कहते हैं, माइनर एक्सेस। क्या बोलते हैं, माइनर एक्सेस बोलते हैं बच्चों, मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस। ठीक है, जैसे इस सर्किल का सेंटर यहां था, ठीक है, इस बड़े सर्किल का, ये जो हमने ये बनाया हुआ है, इस सर्किल का सेंटर कहां था, ये था यहां पर, लेकिन यहां पर इसके सेंटर नहीं होते हैं, इसके फोकस होते हैं, वो थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। तो क्या कह रहा है कि ऑल प्लैनेट्स मूविंग अराउंड सन, मूविंग अराउंड सन in इलिप्टिकल पाथ, कहां मूव कर रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहे हैं। दूसरा, एंड सन इज सिचुएटेड या प्रेजेंट at any one of the focus, any one of focus। पहला तो शेप के लिए दिया और बताया कि यहां पर सन है, सपोज हमने मान लिया हमारा सन कहां पे है, यहां पे, ये क्या हो गया, सन हो गया। लेकिन आप यहां पे भी मान सकते हैं, आप यहां पे भी मान सकते हैं, यहां भी मान सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन इस मर्जी को इतना मर्जी ने बताइए, बोले अर्थ के लिए यहां है, और अर्थ के लिए यहां सन है, और मार्स के लिए यहां सन है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अर्थ के लिए भी यहां माना है तो मार्स के लिए भी यही होगा, जुपिटर के लिए भी यही होगा। हर एक प्लेनेट के लिए सन फिर यही है। ठीक है, और हमारा प्लेनेट क्या हो रहा है, यहां घूम रहा है, ये क्या है, प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, ये सन के अराउंड मूवमेंट कर रहा है भाई। ठीक है, ये सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूवमेंट कर रहा है। पहली चीज समझ में आ गई। तो केपलर फर्स्ट लॉ किसके लिए दिया गया था, शेप ऑफ ऑर्बिट के लिए दिया गया था। पाथ कैसा है, इलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, अब आता है दूसरा, देखिए लॉ ऑफ एरिया।
अब यहाँ इस लॉ ऑफ एरिया के लिए क्या दिया गया, हम दोबारा एक और डायग्राम बनाते हैं सेम। सन यहाँ है, हमारा प्लेनेट यहाँ है, ये S है और ये P है, ठीक है। किसी टाइम पीरियड पे, सपोज T1 टाइम पीरियड पे ये यहां था और यहां से डेल्टा टी टाइम में वो यहां आ गया, समझ लीजिए डेल्टा टी टाइम में यहां आ गया, फिर अगले डेल्टा टी टाइम में वो यहां आ गया। ये टाइम गैप सेम है, ध्यान रखिएगा, ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी इक्वल है। तो यहाँ पे ये इसकी पहली पोजीशन है P1 और ये क्या हो गया P2, ठीक है। दो पोजीशन हमने डिस्कस करी कि ये यहां से यहां आ गया डेल्टा टी टाइम में और ये यहां से यहां आ गया डेल्टा टी टाइम में। तो क्या कह रहा है, केपलर ने बोला भाई देखो हम सब कुछ समझ रहे हैं, इसको समझो कि जो सन और प्लेनेट को मिलाने वाली लाइन है, क्या कर रही है, सन और प्लेनेट को मिलाने वाली लाइन, ये लाइन यहां से यहां तक आई तो इसने एरिया स्वैप किया ना, जिसको झाड़ू लगाना बोलते हैं। एक झाड़ू लेते हो ऐसे करके लगाते हो ना, तो जो स्वैपिंग होती है इसको बोलते हैं कि एरिया स्वैप हो रहा है। क्या हो रहा है, एरिया स्वैप हो रहा है यहां से यहां तक। तो जो एरिया स्वैपिंग हो रही होगी वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल होगी। बच्चों समझ में आई बात, कि जो एरिया स्वैपिंग हो रही होगी किसकी, सन और प्लेनेट को मिलाने वाली लाइन की, वो दोनों जगह सेम होगी। मतलब अगर हम इस एरिया की बात करें, A1 एरिया स्वैप हुआ है और यहां पर A2 एरिया स्वैप हुआ है, ये क्या हुआ A1 A2, तो आपके पास A1 इक्वल टू क्या आएगा, A2 आएगा। क्या आएगा, A1 इक्वल टू A2 आएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। तो क्या हुआ, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लेनेट will swap equal area in equal time interval। ठीक है, ये क्या करेगी, प्लैनेट क्या करेगी, विल स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इक्वल होगा बच्चों, बात समझ में। क्या कह रहा है, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट विल स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। या इसी बात को हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, और एरियल वेलोसिटी ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट। यहां पे किसकी बात करी, एरियल वेलोसिटी, मतलब एरिया कवरेज की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस कवरेज की बात नहीं कर रहे हैं, एरिया कवरेज की बात कर रहे हैं, इसलिए एरियल वेलोसिटी लिखा है। ठीक है, एरियल वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट इज कांस्टेंट। क्या होगा, वो आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो उसको हम लोग लिखते हैं कैसी भाषा में, लिखते हैं dA1/T1 इक्वल टू dA2/dA
dt2, या हम लिखते हैं इसको डेल्टा A1 अपॉन डेल्टा T1 इक्वल टू डेल्टा A2 अपॉन डेल्टा T2। ठीक है, ये दोनों तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में? डेल्टा A1 अपॉन इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ A1 अपॉन T1, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ A1। आप इसमें चाहें, इसमें इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जितना एरिया कवर किया, जितने टाइम डिफरेंस में, उसको डिवाइड कर दीजिए, जितना एरिया कवर किया जितने टाइम इंटरवल में, उसको डिवाइड कर दीजिए, इक्वल आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये केपलर का सेकंड लॉ था। ये क्या था? केपलर का सेकंड लॉ था। अब समझते हैं केपलर का थर्ड लॉ। नोट कर लीजिए बच्चों। तुम्हें जल्दी कर जाना है, फटाफट नोट कर रही हो। कुछ लोगों को यहीं रहना है तो आराम से नोट कर लेना। देखो भाई, थर्ड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये केपलर्स लॉ का थर्ड लॉ है। ठीक है, केपलर लॉ पे ही है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड ये होता है कि कोई भी प्लेनेट एक चक्कर सन का जितने टाइम में काटता है, जितना टाइम लेता है उसको उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ टाइम पीरियड। ठीक है, क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है वो टाइम जिसमें कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड एक चक्कर को कंप्लीट करता है, वो उसका टाइम पीरियड होता है। जैसे अर्थ के केस में कितना टाइम पीरियड? अर्थ के केस में कितना है, कोई बताएगा? ये है 365 इतने डेज का। मतलब जो सन के अराउंड अर्थ घूमती है वो कितने दिन में घूमती है? इतने दिन में घूमती है। और 1/4 डे को हम कवर करते हैं कब? लीप ईयर में जाकर, जब फरवरी 28 से 29 दिन का हो जाता है। पता है आपको? लीप ईयर बोलते हैं ना उसको। तो ये वही, वैसे तो 365 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन ही होते हैं, लेकिन जब चौथा साल आता है तब यही क्या हो जाता है? 366 दिन। और उस दिन क्या होता है? उस टाइम, उस ईयर में क्या होता है? फरवरी 29 दिन की हो जाती है। बात समझ में? तो उन बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है जो 29 तारीख के पैदा होते हैं, बेचारे 4 साल में अपना बर्थडे मनाते हैं। किसी की मैरिज 29 तारीख को हो जाए तो बेचारा 4 साल में, उसके तो खैर खर्चे बच गए, नहीं तो 4 साल लिपस्टिक पाउडर देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ
इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। बच्चों के लिए नुकसान है भाई, 4 साल बाद गिफ्ट मिलेंगे, लेकिन जिन लोगों की शादी हो गई वो आदमी कितने खुश होते हैं, बोले यार अब तो मैरिज एनिवर्सरी कब होगी, 4 साल बाद होगी, कोई टेंशन की बात नहीं भाई। क्या कैसे मनाएं बताओ, जब 29 तारीख आएगी नहीं तो कैसे मनाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर जोक भी बहुत बन गए हैं कि भाई 30 फरवरी को मेरी शादी है, आना जरूर। लेकिन होते नहीं 30 फरवरी, होती है? होती है किसी की? नहीं होती ना। 29 दिन की फरवरी होती मैक्सिमम, 28 दिन की होती है जनरल। तो अब हम बात करते हैं इसकी बात, लॉ ऑफ पीरियड। तो इसको एक चक्कर खत्म करने में कितना टाइम लगता है? इतना लगता है। अगर ये इसकी क्या है, ए मेजर एक्सिस है और बी क्या है, माइनर एक्सिस है। ठीक है, बी क्या है, माइनर एक्सिस है। तो इसकी एवरेज रेडियस क्या होती है, ए प्लस बी बाई 2, ऐसे लिखेंगे। चलो हम थोड़ा सा आपके लिए सिंपल कर देते हैं, यहां से यहां तक ही है। ठीक है, इसको खत्म करो और इसको यहां से यहां तक खत्म करो तो रेडियस है, वरना आपको डायमीटर समझाओ फिर वो समझाओ। ए प्लस बी बाई 2 एवरेज रेडियस हो गई। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इनकी एवरेज रेडियस के क्यूब के। किसके? एवरेज रेडियस के क्यूब के। मतलब किसी भी प्लेनेट का टाइम पीरियड देखेंगे और उसकी जो ऑर्बिट है उसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का एवरेज निकालेंगे, जो आएगा उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगी। अगर रेडियस ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, रेडियस कम होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। तो आप इसको थोड़ा सा गूगल को यूज़ कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि अर्थ की एवरेज रेडियस कितनी है, या अर्थ का जो लॉन्ग एक्सिस है या मेजर एक्सिस है वो कितना है, माइनर एक्सिस कितना है, उसका एवरेज निकाल के देखिएगा। तो कुछ मतलब मोबाइल का अच्छा यूज़ भी कर पाएंगे आप लोग। इसे खोजी बने ना कि अर्थ का देखें, फिर उसके बाद मार्स का देखें, फिर नेपच्यून का देखें, फिर जुपिटर का देखें, फिर आपको पता चलेगा हाँ ये केपलर सही बोल रहा है। ऐसे ना माने, खोजें। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज, ये कहलाता है एवरेज रेडियस। क्या होता है? एवरेज रेडियस, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेडियस। ठीक है, क्लियर है? तो आज हमने आपको ग्रेविटेशन और केपलर्स लॉ बताए। ठीक है, कल हम लोग इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका मास क्या होता है, वेट क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, हम इनकी बात करें। ठीक है, और प्रेशर क्या होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो बहुत बढ़िया है, बेचारे ऐसे थे जब उन्होंने ये खोजा तो नहाते हुए महाराज के पास बहुत, कल कहानी बताएंगे, सुनिएगा कैसे हुआ खेल। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जिनको वीडियो अच्छी लगे, जिनको कुछ मिले इससे, वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भेज दें। हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता रहेगा, हमें अच्छा लगा तो हम आपको भी बहुत अच्छा अच्छा देंगे।